मेरा हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। मेरा हिंदुस्तान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में भरोसा करता है। मेरा भारत दिल जीतने पर आए ना तो लाहौर तक बस चला देता है, और किसी ने पीठ में अगर खंजर घोपा तो घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है। नमस्ते, मैं राशिद। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कहने को तो है पड़ोसी, लेकिन 1947 से लेकर आज तक सिर्फ ये साबित किया कि बुज़दिली पर आए तो करता है तो सिर्फ नुकसान। लेकिन इसी पाकिस्तानी सरजमी पर कई ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, धड़कता भी है। ऐसी एक शख्सियत है आरिफ अजाकिया। कहने को पाकिस्तानी लेकिन दिल पूरा हिंदुस्तानी। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, लेखक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। एक ऐसी आवाज है जिनके दिल में हमेशा ही हिंदुस्तान बसा करता है। लंदन में बेस्ड हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया न्यूज के स्टूडियो में हैं। आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इंडिया न्यूज पर। आरिफ जी, एक चीज सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, क्यों ये कहा जाता है कि एक पाकिस्तानी के दिल में हिंदुस्तान बसता है, एक पाकिस्तानी के दिल में गुजरात धड़कता है, एक पाकिस्तानी के दिल में अगर किसी मिट्टी की खुशबू आती है तो गुजरात के अजाक गांव की आती है? क्यों ये कहा जाता है? नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। भाई, हर पाकिस्तानी के दिल में हिंदुस्तान बसना चाहिए। हमारे रूट्स हैं, हमारा डीएनए है। अपने मातृ देश से नफरत करने का किसी के पास कोई जवाब नहीं हो सकता। अगर जो कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। और हिंदुस्तान तो मेरी रग रग में है, क्योंकि भाई मेरा डीएनए है, मेरी मट्टी इस मट्टी से उठी है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोग भारत में पैदा हुए, इसलिए आपको एहसास नहीं कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। हमसे पूछें कि हमारे ऊपर जितनी पीढ़ियां थीं सब इधर पैदा हुई, मैं पहला बदकिस्मत था जो इधर पैदा नहीं हुआ। आपके डीएनए में हिंदुस्तान है, लेकिन सुना यह है कि इमरान को बड़ा नागवार गुजरता है ये, अगर आपके डीएनए में हिंदुस्तान है। सुना है कि इमरान साहब बड़े नाराज हो जाते हैं, सुना है आईएसआई नाराज हो जाती है, पाकिस्तान की कथित सो कॉल्ड जमहूरी सरकार आपसे नाराज हो जाती है। देखें राशिद भाई, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान की डायरेक्शंस ही हमेशा गलत रही हैं। 1947 से पाकिस्तान को ही एक गलत डायरेक्शंस में लेके जाया गया है बाय इट्स मिलिट्री रूलर्स, क्योंकि पाकिस्तान में तो मिलिट्री ही रूल करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसको नहीं पता कि करंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी सिलेक्टेड हैं और वो एक पपिट है, बाजवा की जेब में पड़ी हुई एक स्टैंप है जो बाजवा फैसला करता है और वो स्टैंप फिर इमरान खान की लगा देता है। तो पाकिस्तान इज ए बनाना रिपब्लिक एज आई कॉल इट। पाकिस्तान अगर बनाना रिपब्लिक है, क्या ये कहा जाए कि 1947 से लेकर के आज तक सबसे बड़े सो कॉल्ड विस्फोट के मुहाने पर है? क्योंकि आप तो कराची में जमशेद टाउन के मेयर भी रहे हैं, लगभग 2 साल 3 साल मेयर भी रहे हैं। आज की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो सरकार है, इमरान खान की जो सरकार है, और कहा यह जाता है कि बहुत बड़े खतरे में है। इधर बिलावल भुट्टो ये कहने में लगे हुए हैं कि सरकार गिरा देंगे, विपक्ष ये कहने में लगा है 180 सांसद इमरान खान के खिलाफ हैं। क्या आने वाले वक्त में इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल पेश आने वाली है? देखिए, इमरान खान जब तक बेनिफिशियल है आर्मी के लिए तब तक वो कायम रहेगा। इवन हो सकता है अगला इलेक्शन भी जीत जाए अगर वो मिलिट्री के साथ कोई डील अचीव कर ले। लेकिन अगर मिलिट्री के पास बेटर ऑप्शन होंगे, क्योंकि बिकने को तो सारे पॉलिटिशियन तैयार हैं, पीपल्स पार्टी भी तैयार है कि हम आपके टर्म्स पर काम करने को तैयार हैं, नवाज शरीफ भी तैयार है, तो लेट्स सी कि कौन आर्मी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हिस्ट्री में इतनी ओबेडियंट सर्वेंट तो आर्मी की और कोई सरकार नहीं रही जितनी इमरान खान रही है। तो लेट्स सी, क्योंकि इमरान खान की सरकार में जितने लोटे हैं, जैसे फवाद चौधरी है, शेख रशीद है, ये सब भी आर्मी के ही लोटे हैं। में आप देखिए, बगल में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का लोगो चल रहा है। सुना है कि कठपुतली बन करके काम करती है जो भी सरकार होती है। ये कठपुतली कैसे अपनी डोरियां कैसे खींचती है? आगे कब करते हैं, पीछे कब करते हैं? ये कठपुतली कैसे काम करती है? इसका बटन किसके पास में है? देखें, इमरान खान जब कोविड से पहले अमेरिका गए तो अमेरिका इमरान खान के जाने से 1 हफ्ते पहले बाजवा पहुंच गए। इमरान खान सऊदी अरब जाते हैं तो 3-4 दिन पहले बाजवा पहुंच जाते हैं। तो असल चीजें तो बाजवा कर लेते हैं। और इमरान खान भी लेकिन आरिफ साहब, मैंने तो ये सुना हुआ है कि असल चीजें इमरान की बेगम किया करती हैं, बुशरा बीवी किया करती हैं असल चीजें। देखें, बीइंग प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान आफ्टर ऑल एंड पे जरूरत पड़ती है, लेकिन आईएसआई और आर्मी डील्स विथ एवरीथिंग। ये तो पाकिस्तान की बात हो गई।
ये इमरान खान की बात हो गई। अब हमें ये समझाइएगा कि इतने सालों से आप हिंदुस्तान की सरजमी पर आए, आप अलग अलग जगह पर गए, हिंदुस्तान से आप को लेकर के आपके दिल में इतना प्यार है, हिंदुस्तान के खाने को बहुत पसंद करते हैं। हमने तो ये भी सुना है कि अपनी बेगम को आप तस्वीरें भेजा करते हैं उन्हें जलाने के लिए कि देखो हिंदुस्तान का कितना अच्छा खाना मैं खा रहा हूं, ये खाना काश सारे पाकिस्तानियों को नसीब हो जाए। ये हिंदुस्तान का कौन सा खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको? देखें, हिंदुस्तान एक विक्टिम ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो खाली टेररिज्म है, प्रॉक्सी वार्स हैं। तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कभी पॉजिटिवनेस तो कोई आई नहीं। ऑल्दो इंडिया ने हमेशा हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ तिजारत के लिए, पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आते रहे, लेकिन रिटर्न में ये मिला कि अजमल कसब भी साथ में आते गए। तो अब भारत भी काफ़ी हद तक परेशान हो गया है और भारत अब ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से और कुछ आता नहीं है सिवाय टेररिज्म के। और बदकिस्मती से हमारा ये 23 करोड़ का देश है, वो सिवाय टेररिज्म के और कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं। भारत ने तो आपके इस पेंडेमिक पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में कौन सा व्यंजन, कौन सी ऐसी डिश है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं समझा नहीं। मैं ये जानना चाह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने ये कहा था कि अपनी बेगम को आप ये बताया करते हैं कि भाई हिंदुस्तान का खाना बड़ा लजीज है। कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है आपको भारत का? हिंदुस्तान में मतलब ये है कि मेरा ये विजिट मुझे इस हद तक एक लेसन दे गया कि हिंदुस्तान में कहीं आपको कोई जो सोशल मीडिया पे और वो जो चीज़ें नज़र आती हैं, वो मुझे यहाँ पे कहीं सड़कों पे कई चीज़ें नज़र नहीं आई। और इंडिया इज़ ए पोटेंशियल सुपर पावर जिसको हमेशा से रोका गया, एंड इट इज़ अचीविंग इट्स पोटेंशियल नाउ। तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा सुपर पावर है जिसके पोटेंशियल को रोकने की कोशिश की गई है, और खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से ये पोटेंशियल रोकने की कोशिश की गई है। एक चीज ये जानना चाहता हूं, आप एक पाकिस्तानी, लेकिन दिल में बसता है हिंदुस्तान, और इस पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहब्बत है, आपको मोहब्बत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, RSS। अब आप इमरान खान को ले लें, इमरान खान क्या कहते हैं कि अगर खुजली हो जाए तो RSS, अगर गुदगुदी हो जाए तो RSS, अगर छींक आ जाए तो RSS, लेकिन आपको RSS पसंद है, क्यों? देखें, बात दरअसल ये है कि इमरान खान या कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जब तक के भारत के नाम की तस्बीह नहीं पढ़ता रहेगा हर चीज़ में, आर्मी उसको कायम नहीं रखेगी। इनके पास एक ही प्रोपेगेंडा है। मेरा सवाल ये है कि आप कहाँ से कंपेयर कर सकते हैं RSS को जमात इस्लामी से? जमात इस्लामी ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान में तो दर्जनों फ्रेंचाइजीज हैं ISI के जो टेररिज्म ओपनली करती हैं। कोई बता तो दे कि RSS ने कौन सी टेररिज्म की है, या कोई मुझे ये बता दे। मामूली सी मिसाल देता हूँ कि फरवरी में कोई 5 दर्जन से ज़्यादा हिंदुओं को पाकिस्तान में मार दिया गया है। एवरी मंथ आई गेट रिपोर्ट, फरवरी में खाली। मुझे कोई 5 नाम बता दें जो मुसलमानों को भारत में धर्म के आधार पर मारा गया हो। ऐसा कहीं नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है। और मैं यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि प्रोपेगेंडा और लॉबिंग में पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी बहुत आगे है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इसको बैकिंग है और बहुत आगे, और ये फेक प्रोपेगेंडा बहुत कर रहे हैं। आरिफ साहब क्या है ना कि पाकिस्तान जब प्रोपेगेंडा चलाने पर आता है, बहुत सिंबोलिज्म और टोकनिज्म में भी प्रोपेगेंडा चलाता है। अपना एक बार दायां हाथ उठाएंगे, मेरी बार बार नजर जा रही है आपके दाएं हाथ पर, थोड़ा सा उठाइए ना, ऐसे जैसे मैंने किया हुआ है। आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूं कि एक बंधन जैसा है, कलावा जैसा है। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं ये पाकिस्तान का है या भारत का है, थोड़ा बताएं ना आप। ये हाथ में जो बंधन है क्या है ये आपके? देखें, बात दरअसल ये है कि मैंने आज से बचपन से महमूद गजनवी को अपना हीरो समझता था, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जब मैं यूरोप में एक बार स्टडी करने बैठा तो मुझे अचानक एक शॉकिंग न्यूज़ मिली कि सोमनाथ जो है ना, वो हमारे गांव से 25-30 किलोमीटर है, पुरखों के जो गांव है जहाँ मेरे पिताजी पैदा हुए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मैं किस आदमी को हीरो मानता था जो हमारे गाँव के
लोगों को कत्ल करता था, मेरे पुरखों के लोगों को कत्ल करता था, मेरे पुरखों की औरतों को उठा के गजनी और बगदाद के बाजारों में बेचता था। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हुई, तो मैंने फैसला कर लिया कि जिंदगी में जब मौका मिला मैं सोमनाथ जी के पास जाके माफी मांगूंगा। अच्छा, तो मैं गया सोमनाथ जी के पास माफी मांगने, वहां से ये मुझे मिला। पूरा हिंदुस्तान एक बात देखे, पूरा हिंदुस्तान एक बात देखे। आप एक बार हाथ ऊपर उठाएं सर, आरिफ सर एक बार हाथ ऊपर उठाएं। पूरा हिंदुस्तान एक बार देखे, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का प्यार है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान का रंग है, ये वो भगवा है जिसे एक पाकिस्तानी शान के साथ में अपने हाथ में बांध करके ये कहता है कि मेरे दिल में हिंदुस्तान बसता है, मेरे दिल में गुजरात बसता है, मेरे दिल में अजाक बसता है, मेरे दिल में अजाक गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। और ये मुस्कुराहट अपने आप में ये बता रही है कि हिंदुस्तान क्या है। सर, अरे आरिफ साहब, एक बात ये तो बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बुशरा बेगम वहां बैठ करके आपके खिलाफ फतवा जारी करा दें, क्योंकि सुना यह है कि इमरान खान को इतना नागवार नहीं गुजरता है आप जैसा पाकिस्तानी जिसके दिल में बसता है हिंदुस्तानी, और अगर उसने कलावा बांध लिया तो बुशरा बेगम जो इमरान खान की तीसरी बेगम है, फतवा जारी कराने लगती हैं। आपके खिलाफ करा दिया, क्या करेंगे आप? भाई देखें, मैं तो हमेशा से जय श्री राम बोलता हूँ। मुझे बोलिए ना एक बार। मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी माँ भी ब्राह्मण है, मैं भी बोलता हूँ। मेरी माँ ब्राह्मण है, उनका नाम है राजेश्वरी शुक्ल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बोलने में। मैं लॉजिक पे चलता हूँ, मैं लॉजिक पे चलता हूँ। मुझे मुसलमान एतराज करते हैं कि तुम जय श्री राम क्यों बोलते हो। मैंने कहा इसलिए कि मेरे पुरखों ने श्री राम जी के राज में जो टाइम गुजारा है ऐसा दुनिया में किसी में नहीं गुजारा होगा, तो मैं क्यों जय श्री राम नहीं बोलूं। जब तुम इमरान खान जिंदाबाद बोल सकते हो तो मैं राम जी जिंदाबाद क्यों नहीं बोल सकता। क्या बात है। और एक बार वो भी बता दीजिए ना कि इकबाल साहब ने तो इसे हिंदुस्तान के लिए बोला ही है, हमारे हिंदुस्तान के लिए बोला है, हमारे प्रभु श्री राम के लिए बोला है। हैराम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उन्हें इमामे हिंद। इस इमामे हिंद के बारे में इमरान खान को भी कुछ ना कुछ तो बताइए ही। देखें, अमेरिका है ना, वो बरतानिया से पैदा हुआ है, क्योंकि वहां ज्यादातर यूरोपियन गए हैं। कभी आपने सुना हो कि अमेरिका ने यूरोप के खिलाफ साजिशें की हों? हाँ। यहाँ पे एक भारत की कोख से जन्मा पाकिस्तान बदकिस्मत शुरू से भारत के खिलाफ साजिशें, अपनी माँ से, अपने बाप से साजिशें करता रहा। हमें नफरत सिखाई जाती है। 4 साल की उम्र में मदरसे में जाओ तो सिखाया जाता है कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है, तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, क्या बात कर रहे हैं आरिफ तुम साहब, बेहतर हो। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब धर्म को लेकर के पाकिस्तान में नफरत का जहर घोला जाता है, आप ये कह रहे हैं? मतलब दिमाग में ये बताया जाता है कि हिंदू दुश्मन है तुम्हारा, ऐसा? ये नफरत सिखाई जाती है। भारत में कहीं ये नफरत नहीं सिखाई जाती कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है वगैरह वगैरह। वहां बाकायदा सिखाया जाता है कि गजवा हिंद थी, जो कि कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है इस हदीस की, कि भाई भारत में एक वक्त आएगा कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा और तुम करोगे मुसलमान। और इस पे बिलीफ कोई गरीब आदमी का बच्चा नहीं करता। शोएब अख्तर जैसे सेलिब्रिटी ने अभी इंटरव्यू में कहा कि खुरासान से, सेंट्रल एशिया से फौजें आएंगी पाकिस्तान में और फिर कश्मीर फतह करेंगे, फिर दिल्ली। एक पढ़ा लिखा सेलिब्रिटी। आरिफ साहब, आप जैसे अगर लाइक माइंडेड मुसलमान से जब मैं मिलता हूं ना, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तान, मेरे दिल में हिंदुस्तान, मेरे दिल में प्रभु श्री राम, मेरे दिल में यहाँ की संस्कृति, मैं राशिद हाशमी ये बात जानता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करते हुए, लेकिन यही डर लगता है कि कहीं पाकिस्तान की सरजमी पर किसी तरह का फतवा ना जारी हो जाए। अब क्या होता है ना, जो दकियानूसी लोग होते हैं कहते हैं इस्लाम खतरे में है, राशिद जैसे मुसलमान से खतरे में है, आरिफ अजाकिया जैसे मुसलमान से खतरे में है, तारिक फतेह से खतरे में है, लेकिन मेरा इस्लाम खतरे में नहीं होता। लेकिन उनका क्या कहेंगे जो ये कहते हैं हिजाब पहनो वरना इस्लाम खतरे में है, चेहरा ढक करके रखो वरना इस्लाम खतरे में है। और तो और इतनी दकियानूसी, इतने शैलो माइंडेड होते हैं कि ये तक कहते हैं कि महिला के अगर कॉन्टूर्स भी नजर आते हैं तो ये इस्लाम के खिलाफ है। इनको क्या कहेंगे आप? राशिद भाई देखें, जितना महफूज मुसलमान भारत में है ना, पाकिस्तान में भी नहीं है। कल पाकिस्तान में पेशावर में शियाओं की मस्जिद में धमाका होता है, 50 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। आए दिन वहां पे शियाओं को मारा जाता है, सुन्नी देवबंदी को मार रहा है, देवबंदी सुन्नी को मार रहा है, आपस में लड़ मर रहे हैं। खाली 70,000 तो टीटीपी ने मार दिए हैं, और ये मारने वाले भी मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। भारत में तो मुसलमान बहुत सिक्योर्ड है। मुझे आप 70 सालों में बता दें कितने इमाम बारगाहों में धमाके हुए हैं। पाकिस्तान में साल के एवरेज 50 इमाम बारगाहों में मुझे धमाके ऐसा लगता है ना
आरिफ साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को एक बार नागपुर लेकर के चलना चाहिए, इन्हें भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि सिखाना चाहिए कभी, ताकि जाकर के ये समझ सकें कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, हिंद की सरजमी का मतलब क्या होता है, अपनी जमीन का मतलब क्या होता है, अपनी खुशबू का मतलब क्या होता है, अपने भगवा का क्या मतलब होता है। आपको लगता नहीं कि एक वर्कशॉप यहां पर ला करके ऐसे कट्टरपंथियों की होनी चाहिए? सर, कुरान में है इन्नमा हु आमालु बिन नियत, कि नीयत के ऊपर सारा दारो मदार है। अगर आप वंदे मातरम कह रहे हैं, आपका ईमान क्यों इतना कमजोर है कि खत्म हो जाता है कलावा बांधने से, एक दिवाली की बर्फी खाने से? ये तो आपके ईमान की कमजोरी है। खुद अपना इलाज कराइए। जब आपका ईमान इतना कमजोर है कि इन छोटी छोटी चीजों से आपका ईमान खत्म हो जाता है, ये कमजोर ईमान आपका है, हमारा साहब, नहीं लेकिन है। जानते हैं आरिफ साहब, लेकिन आप जानते हैं कई ऐसे दकियानूसी हैं, कई ऐसे कट्टरपंथी हैं, कई ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं, पाकिस्तान में भी है और भारत में भी हैं, जो आप जैसे मुसलमान के लिए करते हैं, कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान कराते हैं। जब इस तरह का आरोप, जब इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं, इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं कि चलें, पाकिस्तान का तो हो गया, भारत के मुसलमान यहाँ पे जितना सुरक्षित हैं, जितने प्रोस्पेरस हैं, और ख़ास तौर पे जब भारत के मुसलमानों ने एक अलग देश मुसलमानों के लिए बना लिया था, इसके बाद भी भारत ने इतना बड़ा दिल करके रखा हुआ है, तो इनको प्योर इंडियन नेशनलिज्म पे बिलीव करना चाहिए, आउट ऑफ रिलीजन। रिलीजन हर आदमी का पर्सनल इशू होना चाहिए। आप रिलीजन से ऊपर आके, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जो भी हैं, रिलीजन से ऊपर आके प्योर इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करें। ये एक अजीम देश है। ये अजीम देश अपने पोटेंशियल से थोड़ा दूर हो गया था, लेकिन अब वापस अपनी ग्लोरी की तरफ जा रहा है। इसको प्रमोट करें और इसको रिलीजन से ऊपर आके इंडियन होके सोचें। अच्छा आरिफ साहब, एक और चीज है, मैंने आपके बारे में जब जानने की कोशिश की तो आरिफ साहब सोमनाथ गए, आरिफ साहब मथुरा गए, और आरिफ साहब ने अयोध्या में जाकर के रामलला के दर्शन भी किए, लेकिन आरिफ अजाकिया मस्जिद क्यों नहीं जाते, भारत में दरगाह क्यों नहीं जाते, अजमेर क्यों नहीं जाते, निजामुद्दीन औलिया क्यों नहीं जाते, और दरगाह और मस्जिद से पीछा क्यों छुड़ाते हैं? ये सोशल मीडिया के जरिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। देखें, जब मैं आया था तो मैं आके सबसे पहले गुरुद्वारा साहब में गया, रकाबगंज गुरुद्वारा साहब में मैं मंदिर गया, फिर मैं जैन मंदिर गया। तो मुझे ईमेल आई कि भाई तुम मस्जिद क्यों नहीं जाते? तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई जेन्युइन मस्जिद मिले, क्योंकि मैंने पढ़ा है इस्लाम में कि आप किसी की इबादत गाह तोड़ के किसी कब्जे की जगह पे मस्जिद बनाएंगे तो वहाँ पे नमाज हराम है। मैंने कहा यहाँ पे तो पता चलता है कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर दफन है। तो पहले मुझे जेन्युइन मस्जिद मिले, फिर मुझे मिली एक जेन्युइन मस्जिद मेरे गांव में। अच्छा, एक छोटी सी मस्जिद थी जहाँ पे 10-15 लोग नमाज पढ़ते हैं, वहां पे मैं गया था और इस नियत से गया था कि मेरे फादर ने वहां पे अपनी पहली नमाज पढ़ी होगी, तो अपनी खानदानी परंपरा कायम करने के लिए मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ के आया हूँ। भारत सारे रिलीजन का देश है और इसमें सबको आज़ादी है, और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैंने जैन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, लेकिन जेन्युइन मस्जिद की बात है। मैं जब गया मथुरा, सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास सोशल मीडिया के जरिए कई सवाल आ रहे हैं। मेरे पास एक सवाल और भी आया आपके लिए। कोई आपसे ये सवाल करना चाहता है भारत में कि क्यों नहीं ऐसे दरगाह में आप चले जाते जहां पर चादर चढ़ाई जाती है, जहां पर ये कहते हैं कि बाबा की शान में दे करके जाइए वरना फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे दरगाह में जाइए जहां कव्वालियां हुआ करती हैं, ऐसे दरगाह में जाइए जहां पर फूंक मारा करते हैं, वहां चले जाइए। देखें, मसला ये है कि जब आपको फ्रीडम किसी चीज़ की मिली हुई हो तो फिर वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। और प्रिविलेज का ऐसा होता है कि आप किसी को नाजायज प्रिविलेज देते रहें, फिर एक वक्त आता है कि आप उस प्रिविलेज को वापस लें तो वो शोर मचाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इधर करेक्शन की ज़रूरत है काफ़ी चीज़ों की, एंड थिंग्स आर हैपनिंग। देखिए, भारत में एक चीज़ बहुत ख़राब है, वहाँ यहाँ की राजनीति एक दूसरे के दुश्मनी में देश का सत्यानाश कर देते हैं। ये चीज बड़ी खराब है। ठीक है, दूसरे देशों में भी राजनीति होती है, लेकिन एक बात ये बताएं, पाकिस्तान का सत्यानाश किसने किया? जमहूरी सरकार ने, फौज ने, ISI ने, कट्टरपंथियों ने, मुल्लाओं ने, मौलानाओं ने। पाकिस्तान का सत्यानाश किसने किया? देखें, पाकिस्तान में और दुनिया में एक चीज का बड़ा फर्क है कि पाकिस्तान हैज ए कॉमर्शियल आर्मी, दुनिया में प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं। आप मुझे ये बता दें कि आपके भारत में रॉ
या आर्मी आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में कितना दखल देती हैं? जीरो, कुछ भी नहीं। वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज अदा करते हैं, दैट्स इट। पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स ही करते हैं। आईएसआई का कल बयान है कि भाई पेशावर का धमाका हमने सुराग लगा लिया है, हम टेररिस्टों के पीछे जा रहे हैं। भाई साहब, हमने आपको इसलिए नहीं रखा कि धमाके के बाद सुराग लगाओ, रोकना आपका काम है। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जानते हैं आरिफ साहब, बड़ा अफसोस सा होता है, एक जमाना ऐसा था जब इमरान खान को बतौर क्रिकेटर मैं और न जाने कितने हिंदुस्तानी पसंद किया करते थे। 1992 का वर्ल्ड कप जब जिताया था, हम लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया बतौर क्रिकेटर, चाहे गेंदबाजी में, चाहे बल्लेबाजी में, कैप्टनसी में गजब किया करते थे। लेकिन इमरान खान का इतना बेड़ा गर्क किसने किया? पहली बीवी ने, दूसरी ने, या फिर तीसरी ने? क्योंकि सुनने में तो यह भी आया है कि सऊदी प्रिंस से झुमके मिले गिफ्ट के तौर पर, सऊदी प्रिंस से घड़ी मिली 16 करोड़ की तोहफे के तौर पर, और ले जाकर के बाजार में बिकवा दिया। एक पीएम ऐसा करता है क्या? इमरान खान को तो डिजाइन के तहत आईएसआई लाई है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। 92 में वर्ल्ड कप के बाद तो वो जॉबलेस था। और सुनील गावस्कर एक अजीम प्लेयर है, उन्होंने इतनी बड़ी जिंदगी क्रिकेट खेली, आज भी कमेंट्री करते हैं, काम करते हैं। इमरान खान ने 92 के बाद कभी काम नहीं किया, लेकिन लाइफ स्टाइल 5 स्टार था। वो कहता है मेरे पास अपनी माँ के कैंसर के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो कहां से आते थे पैसे? अरे आरिफ साहब कैसे आप ये कह रहे हैं काम नहीं किया? अरे 3 शादी करना मामूली काम है क्या? की ना 3 शादी? ये पीरनी के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, मैं पिंकी पीरनी के बाद अब पहुंचे हैं आप। देखिए, अब पहुंचे आप। मैं पिंकी पीरनी की बात कर रहा हूं, मैं जो नकाब में होती हैं और सुनने में आया है जादू टोना कराती हैं, सुनने में आया कि फूंक मार देती हैं और कहती हैं जाओ ये फैसला हो गया पाकिस्तान का। ये बड़ी बदकिस्मती है। इस्लामिस्ट के लिए भी सोचने का मकाम है कि एक आदमी अपनी पीरनी के पास जाता है दम कराने के लिए, उसका शोहर कमरे से चला जाता है, वो उससे सेटिंग शुरू कर देता है। हाँ। फिर उसको रातों रात भाग के लेके चला जाता है 70 साल की बुढ़िया को। मसला ये है कि पीरनी ने इमरान खान को ऐसे कुछ जादू किए। अच्छा, जादू से मतलब उसके कान में ऐसी चीजें डाली कि तुम मेरे से शादी करोगे। नबी पाक ने मुझे ख्वाब में आके कहा था कि इमरान खान से शादी करो। इसको प्राइम मिनिस्टर बनना था एट एनी कॉस्ट। इसने कहा अच्छा मैं ये कर लेता हूं। असल कहानी ये है कि पीरनी की सेटिंग है जीएचक्यू से। अच्छा, तो शी प्लेड ब्रोकरी रोल, कि वो ब्रोकर थे बीच में। अच्छा 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 अच्छा। और आज भी इमरान खान कहीं फंसता है तो कहता है पीरनी को जाके कि अपने जिनों से कुछ मसला हल कराओ। लेकिन सुनने में ये आया है कि अब 4थी शादी करने वाले हैं, ऐसा ये सच है क्या? क्यों आरिफ साहब जी, सुनने में ये आया है कि इमरान खान एक और शादी करने वाले हैं, 4थी। मैं समझता हूं कि अभी ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि ही ट्रस्ट वेरी मच पीरनी फकीरनी जो है। अच्छा। आपकी बुशरा पीरनी। हाँ। मैं नहीं समझता कि 4थी शादी वो करेगा अब इस स्टेज पे आके। अब डिपेंड ये भी करता है कि इसकी गवर्नमेंट सरवाइव करती है, नंबर 1। 1.5 साल रह गया, 1.5 साल के लिए सरवाइव करती है कि नहीं, और फिर इसके बाद अगले इलेक्शन में क्या होता है। हाँ। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि नवंबर दिस ईयर बाजवा की एक्सटेंशन है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसके 6 महीने बाद पाकिस्तान में इलेक्शन है। तो बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती, और उसमें आर्मी के दूसरे जनरल्स में रेजनमेंट है कि भाई साहब तुम कमाए जा रहे हो, तुम्हारा ग्रुप कमा रहा है, हम पीछे रिटायर होते जा रहे हैं। हाँ। तो किसी और को भी मौका दो। तो नवंबर इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो आपको लगता है आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो कुछ कर पाएंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं लोधरान में रैली करते हैं, मुल्तान में रैली करते हैं, और ये कहते हैं कि इमरान खान की सरकार जाने वाली है। क्या बिलावल कुछ चेंजेस कर पाएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, उसमें सिर्फ बिलावल एक भुट्टो नाम की वजह से थोड़ा प्रोमिनेंस है उसकी। अदरवाइज पीपल्स पार्टी का वोट बैंक खत्म है, खाली सिंध की हद तक रह गया है नेशनल लेवल पे। बाकी आफ्टर ऑल इट इज आर्मी हु डिसाइड्स। आर्मी चाहेगी। होता यह है पाकिस्तान के इलेक्शन में कि इलेक्शन से 4-5 महीने पहले 150-200 लोटे हैं इलेक्टिबल्स, वो आर्मी से डिक्टेशन लेते हैं कि किस पार्टी को अगले इलेक्शन में जितवा रहे हो, फिर वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे फवाद चौधरी टाइप के लोग हैं। ठीक है। अच्छा आरिफ जी, मेरे इंटरव्यू का वक्त पूरा हो गया। अंत में
एक पाकिस्तानी की जबान से मैं बहुत तेज आवाज में, अच्छी वाली आवाज में, क्योंकि हमारे यहां एक चीज कही जाती है कि संपुट लगाते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजरा बिहारी। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप अच्छी वाली बढ़िया वाली पिच में एक बार जय श्री राम बोल दें। आप आपके दिल में चूंकि प्रभु श्री राम है, जय श्री राम। एक बार और, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार जय श्री राम और रामलला के कान तक जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, हमें आपसे बहुत लगाव है, हमें आपसे बहुत ज्यादा प्यार है और आपको लेकर के हर एक हिंदुस्तानी के दिल में ना बड़ी इज्जत है, क्योंकि आप हिंदुस्तान को समझते हैं, आप हिंदुस्तान को पहचानते हैं। भारत आपके दिल में है, भारत आपका स्वागत करता है। आप रहें हमारे साथ में और इंडिया न्यूज के साथ में, चूंकि आप एसोसिएट हुए हैं तो आगे भी आपके साथ में हम बातचीत जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें, जब पाकिस्तान के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है तो कितनी बड़ी बड़ी बातें निकल करके सामने आती हैं, यहां तक कि जय श्री राम भी आ जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।